हेलो एवरीवन। हम ल्यूसेंस जीके से पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। आज का टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। इस लेक्चर में हम आर्टिकल 14 को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्ट 1 में क्या था? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। पार्ट 2 में दिया गया है सिटीजनशिप और पार्ट 3 में दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स। और इसके आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। अब अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो हमने मूल अधिकार कहाँ से डिराइव किए हैं? हमें इसके इंस्पिरेशन मिली है अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से। पार्ट 3 को कई बार भारत के सरकार का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या है? उस डॉक्यूमेंट को जो बिल्कुल बेसिक है या सबसे इम्पोर्टेंट है, उसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा एक डॉक्यूमेंट था जो इंग्लैंड में 1215 में साइन किया गया था और इस डॉक्यूमेंट में इंग्लैंड का जो राजा है उसके अधिकार थोड़े से सीमित कर दिए गए थे। और ये पहली बार था जब दुनिया में किसी राजा के अधिकार को सीमित किया गया था। ये राजा की आर्बिट्ररी पावर को रोकने के लिए किया गया था। राजा तानाशाह नहीं चलेगा, उसके पावर लिमिट करने के लिए था मैग्ना कार्टा। अब जो भी किसी भी देश का जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, लोग उसे मैग्ना कार्टा कह देते हैं। तो इसमें बहुत ही लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसमें फंडामेंटल राइट्स है और ये जस्टिसिएबल है। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, न्याय मांग सकते हैं कोर्ट से। हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 7 फंडामेंटल राइट्स थे। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लिबर्टी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। लेकिन जो 6th फंडामेंटल राइट था पहले, राइट टू प्रॉपर्टी, वो अब नहीं है। इसको हटाया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1978 में और अब ये एक लीगल राइट है। तो ऐसा नहीं है आपको प्रॉपर्टी ओन करने का अधिकार ही नहीं है, लेकिन पहले वो फंडामेंटल राइट था और अब वो एक लीगल राइट हो गया है। राइट टू इक्वालिटी में जो पहला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 14 और ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये कहता है कि राज्य सभी व्यक्तियों को बराबरी का दर्जा देगा, कानून की नजर में सभी बराबर हैं और कानून सबकी बराबरी से रक्षा करेगा। दो चीजें दी गई हैं, दोनों थोड़ी सी डिफरेंट है। तो पहला कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून की नजरों में सब एक हैं। ये एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। टाइसी नाम के एक व्यक्ति ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने एक बात कही थी, रूल ऑफ लॉ, और उसी रूल ऑफ लॉ के तहत इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट आया। आज से 200-300 साल पहले राजा को जो कानून था वही चलता था। राजा ने जो कह दिया वो आखिरी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। जब ये कॉन्सेप्ट आए थे उस समय ये बहुत नई नई बातें थी। पहले कानून सबके लिए अलग अलग था। जो राजा है वो खून करके भी बच जाएगा क्योंकि कानून की नजरों में उसे थोड़ी ऊपर माना जाता था। मैग्ना कार्टा ऐसा पहला डॉक्यूमेंट था जहां पर थोड़ी सी इक्वालिटी शुरू हुई थी, लेकिन वहां भी किसके लिए थी? सिर्फ सामंतों के लिए, फ्यूडल लॉर्ड्स के लिए। सामंतों ने कहा राजा की तानाशाही नहीं चलेगी, वो अपनी मनमानी हम पर नहीं थोप सकता। लेकिन वही सामंत अपने नीचे आने वाले लोगों के साथ अन्याय कर रहे थे। लेकिन ऊपरी ऊपरी तौर से देखे तो वहां से इक्वालिटी की बात शुरू होती है। चलो अब फिर से कॉन्सेप्ट पर वापस आते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट था इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट है। और दूसरा कॉन्सेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, यानी कानून सबको बराबरी का प्रोटेक्शन देगा। ये हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव किया है। पहला कॉन्सेप्ट यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ ये कहता है कि किसी भी एक व्यक्ति को स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं है। किसी राजा ने खून किया तो उसको 1 साल की सजा और किसी आम आदमी ने खून किया तो उसे 10 साल की सजा, ऐसा नहीं है। कोर्ट में जो कार्यवाही होगी वो जैसी भी होगी, कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे किसी को भी। और इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कानून के ऊपर कोई नहीं है और सब पर बराबर कानून लागू होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कानून सबको बराबर रूप से प्रोटेक्ट करेगा।
या बचाव करेगा। ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। पहला वाला जो कॉन्सेप्ट था वो नेगेटिव कॉन्सेप्ट था। अब पहले वाले में किसी ने क्राइम कर दिया तो कानून की नजर में सब बराबर है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में पहले से ही कानून आपको बराबरी से प्रोटेक्ट करेगा, इसलिए ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। यहाँ अगर कंडीशन सबकी बराबर है तो कानून सबकी बराबर रक्षा करेगा, लेकिन अगर सामने वाले सिटीजन्स का दर्जा ही अलग अलग है, उनकी क्लास में बहुत फर्क है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई पिछड़ा हुआ है, तो सरकार या कानून उनके लिए अलग प्रबंध करेगी, अलग कानून लाएंगी उनके लिए। होप आपको जो दोनों कॉन्सेप्ट्स है वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम देख exceptions to the provision of equality before the law allowed by the Indian Constitution। तो प्रेसिडेंट है और गवर्नर यानी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल है, उनके पास आर्टिकल 361 के तहत कुछ स्पेशल प्रोविजंस है। तो वो प्रोविजंस क्या है? सबसे पहला है द प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। तो इसका मतलब क्या है? जो राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ अगर कोई कंप्लेन आ जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जज साहब उन्हें डायरेक्टली कोर्ट में बुला सकते हैं, वो सीधा सीधा कोर्ट में आंसरेबल नहीं है। नेक्स्ट है नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और अ गवर्नर इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। तो उनके खिलाफ कोर्ट में कार्यवाही नहीं चलेगी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलेगी। अगर प्रेसिडेंट के ऊपर किसी मर्डर का मुकदमा लग जाए तो उनके खिलाफ ट्रायल शुरू नहीं होगा। और ये कब तक नहीं होगा? जब तक उनका टर्म चल रहा है। जब तक राष्ट्रपति के पद पर हैं, तब तक उनके खिलाफ ये क्रिमिनल मुकदमे नहीं चल सकते। सेम राज्यपाल के लिए भी है। नेक्स्ट बात हो रही है सिविल केस की। तो नो सिविल प्रोसीडिंग इन विच रिलीफ क्लेम्ड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑफ अ स्टेट can be instituted during the term of office in any court in respect of any act done by him in his or personal capacity without the prior notice of 2 months। इसका मतलब क्या हुआ कि सिविल केस में अगर किसी जमीन का विवाद है तो उसमें भी इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, बिना नोटिस दिए नहीं कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर केस राष्ट्रपति बनने के बाद लगा हो तो ही ये प्रोसेस होगा, ऐसा नहीं है। अगर पुराना केस भी होगा तो उस पर भी कार्यवाही रुक जाएगी इनके ऊपर। इसी वजह से भारत में हमेशा ऐसी कोशिश की जाती है कि जो भी राष्ट्रपति बने उनके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस ना हो, और 99% ऑफ द टाइम क्रिमिनल चार्जेस होते भी नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा गरिमापूर्ण पद है और कोई लालचन ना लगे उस पद पर। इसलिए कोशिश ये होती है कि ऐसा कोई व्यक्ति आए जिस पर किसी भी तरीके के क्रिमिनल चार्जेस ना हो। ऊपर की जो इम्यूनिटीज है उस पर प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट है उसका कोई असर नहीं होता। फिर नेक्स्ट जो इम्यूनिटी है वो दी गई है एक्सेप्शंस एक्नॉलेज्ड बाय द कमिटीज ऑफ नेशंस इन एवरी सिविलाइज्ड कंट्री इन फेवर ऑफ फॉरेन सोवरेन एंड एम्बेसडर्स। तो जो फॉरेन में अगर बात करें, अगर कोई दूसरे देश का राजा या प्रेसिडेंट आता है तो उसके लिए ये राइट टू इक्वालिटी नहीं रहेगा, उसके लिए ट्रैफिक रोका जा सकता है और उसके लिए स्पेशल प्रोटेक्शन भी दी जा सकती है। उसके अलावा जो एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट्स हैं दूसरे देशों के, उन्हें इम्यूनिटी मिलती है, उसे कहते हैं डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। ये वियना के कन्वेंशन के तहत मिलती है कि उनके साथ भी कोई भी क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। ये हर जगह एक्सेप्शन होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अगेंस्ट में कोई कार्यवाही नहीं होगी, उसके अगेंस्ट में जो भी प्रोसीडिंग्स होनी है वो सब होंगी उनकी जो होम कंट्री है वहां पे। अब लास्ट पॉइंट है द गारंटी ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन इज गारंटी ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पर्संस इन इक्वल सर्कमस्टांसेस परमिटिंग डिफरेंशिएशन इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। ये वही कॉन्सेप्ट है जो हमने शुरुआत में पढ़ा था, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ वाला। तो यहाँ पे अगर कंडीशन सबकी बराबर है तो कानून सबकी बराबर से रक्षा करेगा, लेकिन अगर सामने वाले सिटीजन्स का दर्जा अलग है, उनकी क्लास में फर्क है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई पिछड़ा हुआ है, तो सरकार या कानून उनको उनके लिए अलग अलग प्रबंध करेगा।
और जो रिजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट है वो यहीं से डिराइव किया गया है, इसी प्रिंसिपल को फॉलो करता है। थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट में आप लिख के पूछ सकते हैं।